आपके घर में हॉकी का माहौल था, जी। तो क्या उसने आपको वो प्रेशर से बचने में हेल्प की? हमारे ऊपर प्रेशर ये था कि आप कितने अच्छे हॉकी प्लेयर बन सकते हो। अब टीवी पे बहुत ज़्यादा मैचेस आ रहे हैं, जी। डिफरेंट चैनल्स भी हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स। तो क्या उसे ध्यान में रखते हुए भी कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं? टीवी और टीवी व्यूअरशिप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी लीग या स्पोर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो बीइंग अ कोच या एंड बीइंग अ प्लेयर, या हाउ डिफरेंट इट इज एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज? या बीइंग अ कोच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन बीइंग अ प्लेयर। एज़ अ प्लेयर आप वो करते हो जो कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट डिसाइड करती है। What is the situation of the hockey players in या India? How they are growing? What kind of platform they are या using? 20 साल पहले, 15 साल पहले तक भी जो सिचुएशन था या जो स्थिति थी, उससे आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। Siddharth, या as a coach, या any match which have been very difficult या for you? एक टूर्नामेंट में एक मैच था जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मैच मैं हारा हूँ। नमस्कार। आज डियर वॉइस पॉडकास्ट में हमारे साथ है सिद्धार्थ पांडे, जो कि हॉकी के एक प्लेयर भी रहे हैं, अब एक कोच भी और हैदराबाद तूफान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी, एक कमेंटेटर भी हैं। तो आइए जानते हैं ये सारी बातें डिटेल में उनसे। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ श्वेता। सबसे पहले धन्यवाद आपने मुझे बुलाया यहाँ पर अपने पॉडकास्ट पे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका कि आप अग्री किए यहाँ पे आने के लिए। आई फील रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। माय प्लेजर एंटायरली। सिद्धार्थ, हम ना शुरू से शुरुआत करते हैं जी। आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। जी। तो आप पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और गेम्स, हॉकी जैसे गेम्स में कैसे आना हुआ? मेरे मेरी पैदाइश यहाँ की है, बॉम्बे की है। और मेरे दादाजी आए थे बनारस से, मुंबई। तो आप बेसिकली बनारस, आपका जो नेटिव है वो जी जी जी, नेटिव हमारा उत्तर प्रदेश बनारस है। मेरी मदर और मेरे फादर दोनों की पैदाइश भी मुंबई में ही हुई। मेरी भी पैदाइश परवरिश यहीं पे हुई है। तो मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा खेल, मेरा काम, मेरी जन्म और कर्मभूमि मुंबई ही है। और मैं भी अपने आप को यहीं से मानता हूँ। खेल में कैसे आना हुआ, मुझे हॉकी विरासत में मिली है। मेरे दादाजी खुद हॉकी प्लेयर हुआ करते थे। अच्छा। मेरे पिताजी, मेरे अंकल्स, मेरे मामा, मेरे भाई, सारे हॉकी प्लेयर्स थे। मेरी मदर भी स्पोर्ट्स में थी मगर टेबल टेनिस खेला करती थी। हम्म। इनफैक्ट उन दोनों की भेंट ही इस तरीके से हुई कि वो लोग दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, बॉम्बे कस्टम्स। योर फादर एंड योर या माय फादर एंड माय मदर, उन दोनों का जॉब लगा बॉम्बे कस्टम्स में क्योंकि वो दोनों बहुत ही अकम्पलिश्ड एथलीट्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो स्पोर्ट्स कोटा में दोनों का जॉब लगा था, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई। तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ होगी किसी भी परिवार में कि इतना खेल मतलब इस तरीके से समझा जाता है, खेला जाता है। तो अब उस परिवार में लोग जुड़े रहे उस चीज़ के साथ। इट्स लाइक अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। एक घराना कह सकते हो आप। तो तो हॉकी का घराना। जी बिल्कुल, आप उसी तरीके से कह सकते हो। इनफैक्ट एक बहुत महान फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे पुशकाश के नाम से, हम्म। जिनके नाम पे फीफा एक अवार्ड देती है हर साल। गोल ऑफ द ईयर का अवार्ड पुशकाश के नाम पे दिया जाता है। जी। तो उन्हें पूछा गया था कि अ, रहस्य क्या है, आप इतने महान फुटबॉल खिलाड़ी हो, उसके पीछे राज क्या है? तो उन्होंने एक बेहतरीन चीज़ कही थी उस जर्नलिस्ट से। उन्होंने कहा था कि आई प्ले फुटबॉल, इफ़ आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल आई टॉक फुटबॉल, इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग फुटबॉल आई एम थिंकिंग अबाउट फुटबॉल। तो अगर मैं अपने घर परिवार के बारे में ये कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा किसी को कि किस तरीके के परिवार में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो हमारे परिवार में खेल का ये हाल था। So you basically have lived hockey. Absolutely. Hockey and other sports also, Hmm. but hockey definitely is closest to our hearts. तो आपकी शुरुआत, जी। क्योंकि घर पे ऐसा माहौल रहा जी। होगा,
रहा क्या होगा, आपके घर पे ऐसा माहौल था जी, हॉकी का, जी। तो एक वो रीज़न था हॉकी में जाना या आपकी भी लाइकिंग थी? नहीं, मेरी भी लाइकिंग थी, मेरी भी रुचि थी। इनफैक्ट हमारे परिवार वालों ने मुझे और मेरे भाई को एक ऐसे स्कूल में डाला था, हुँ, डॉन बॉस्को माटुंगा जो मुंबई में है। यस। वो स्कूल जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्समैन को प्रोड्यूस करने के लिए। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रवि शास्त्री, श्रेयस अय्यर, फारूक इंजीनियर जैसे खिलाड़ी उस स्कूल से निकल कर आए हैं। हुँ, कई सारे, ये मैं सिर्फ़ आपको 3 नाम बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर लोकप्रिय यस। खेल है हमारे देश में। मगर हमें डाला ही था इस स्कूल में ताकि हम खेल पाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, मी एंड माय ब्रदर वी टुक टू स्पोर्ट्स लाइक फिश टू वाटर। और उस स्कूल की ख़ास बात ये भी थी कि आपको सारे खेल खेलने दिए जाते थे। हुँ, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी, एथलेटिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हुँ, 5th स्टैंडर्ड के बाद आप एक स्पोर्ट को चुनते हो, उसमें आप स्पेशलाइज़ करते हो, हुँ, सारे स्पोर्ट्स को खेलने के बाद। या तो me and my brother obviously we took to hockey more than any other sport. We हुँ, loved the sport. We still love it. मगर शुक्रगुज़ार हैं हम दोनों इस बात के कि हमें ऐसा अवसर मिला कि हम सारे खेल खेल पाए हुँ, और समझ पाए, जिसने मुझे अपने लेटर लाइफ में बहुत हेल्प किया। हुँ। आपने अंडर 19 खेला है यस, इंडिया के लिए, यस। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अगर आज मैं जो हूँ अपने ज़िंदगी में, जो मकाम पर मैं खड़ा हूँ, अ, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उन उन सालों का, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को इंडिया के लिए खेलने के लिए, या इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस प्रिपरेशन ने जितना हेल्प किया है मुझे अपने लाइफ में, जितनी मदद की है, किसी और चीज़ ने, किसी और स्कूल ने, किसी और कॉलेज ने, किसी और किताब ने या किसी और इंसान ने अ, उ उस तरीके का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा है किसी भी चीज़ का। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है, खेल जो है, वो शायद दुनिया में एकमात्र एवेन्यू कह सकते हो आप, या एकमात्र वो चीज़ है अब दुनिया में जहाँ पे कंप्लीट मेरिटोक्रेसी है। कंप्लीट मेरिटोक्रेसी है। आप अगर किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो, तो आप एक स्पोर्ट्स फेडरेशन को चला सकते हो, मगर आप देश के लिए नहीं खेल नहीं सकते। खेल सकते, ट्रू। ठीक है? हुँ, आप विराट कोहली की जगह नहीं ले सकते। आप विराट कोहली की जगह तब ले सकते हो जब आप उससे बेहतर हो। हुँ। ये एक मेरिटोक्रेसी है। मेबी आपको खेलने का मौका मिल जाएगा, या बिल्कुल, हो लेकिन सकता है अपनी आपको जगह तो खुद बनानी अपनी पड़े। जगह आपको खुद बनानी पड़ती है, और खेल को छोड़कर मेरे ख्याल से इस तरीके की रूथलेस मेरिटोक्रेसी किसी और वॉक ऑफ लाइफ में, इस देश में ही क्या, इस दुनिया में नहीं है, जहाँ पे अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हुँ, फॉर एग्जांपल अगर आप पीवी सिंधु हो या नीरज चोपड़ा हो, आप नीरज चोपड़ा हो, आप ओलंपिक्स में जा रहे हो क्योंकि दुनिया देख रही है कि आपसे बेहतर जैवलिन थ्रोअर इस देश में नहीं है। नहीं है, ट्रू। तो वो दी बेस्ट में आना और दी बेस्ट बनना, उसकी जो मेंटल और फिज़िकल प्रिपरेशन होती है, आ, उसकी किसी और चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। वो एक बेहतरीन एक सफ़र होता है जो एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन तय करता है। और मेरा ये व्यक्तिगत नज़रिया है कि हर इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में वो उस सफ़र का एक एहसास होना चाहिए कि व्हाट इट टेक्स टू बी द बेस्ट इन एनीथिंग, चाहे वो एज ग्रुप में ही सही। हुँ, फॉर एग्जांपल मैं सीनियर टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाया था, हुँ, मगर अंडर 19 तक ही खेला हूँ, और हुँ। उसी सफ़र ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। एंड व्हिच ईयर दिस वाज़? दिस वाज 2006 टू 2008। 2 साल था मैं इंडियन जूनियर टीम के सेटअप का हिस्सा था मैं। आई वाज़ अ पार्ट ऑफ इट एंड अमेजिंग, दोज़ वर अमेजिंग इयर्स एंड टाइम्स ऑफ माय लाइफ। तो आप बॉम्बे में रहे और जी, डॉन बॉस्को जैसे स्कूल में, जी, पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहा जी, होगा बिल्कुल, जितना कि हॉकी का गेम। बिल्कुल। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज़ टू मैनेज? इट वाज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हम बहुत खुशनसीब थे, मैं और मेरे भाई, कि घर पे ये एहसास था, उन्हें भी, मेरे घरवालों को, कि
स्पोर्ट्स इज़ देयर फर्स्ट लव हम्म, और आप पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। ग्रेजुएट बनना बहुत ज़रूरी है, हम्म, अनिवार्य है, आपको बनना ही है। हम्म, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। अच्छे मार्क्स के साथ आप निकलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल खेलिए, मगर पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। हम्म, क्योंकि हम पर ये प्रेशर नहीं था कि आपको क्लास टॉप करनी है या आपको आईआईटी में जाना है या हम्म, आपको इंजीनियर ही बनना है। तो उस उतना ज़्यादा प्रेशर था नहीं, तो बैलेंस करना मैं ये नहीं कहूँगा आसान था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर स्पोर्ट खेल रहे थे। हम्म, तो 3-4 घंटे की हर दिन प्रैक्टिस करना, उसके बाद ट्यूशन्स जाना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम्स देना, इट वाज़ नॉट ईज़ी बट इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा सिचुएशन था जहाँ बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं था। और माय सिस्टर वाज़ आउटस्टैंडिंग इन हर स्टडीज़। खेल की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी नहीं। मी एंड माय ब्रदर या वो मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, तो इट वाज़ डिफरेंट बट ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इन फैक्ट माय ब्रदर टुडे वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ही वर्क्स फॉर लिंक्डइन। ही इज़ बेस्ड इन बैंगलोर। मैं तो यहीं हूँ बॉम्बे में। माय सिस्टर इज़ नाउ क्यूरेटर एट एनसीपीए आर्ट गैलरी। ओह वाओ। वो शी जस्ट टेकन अ डिफरेंट रूट इन हर लाइफ, सो इट वाज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस बढ़िया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। सो ये सवाल जी, मैंने आजकल के यंगस्टर्स के लिए जी, पूछा क्योंकि आजकल उतना ही प्रेशर पढ़ाई के लिए भी है जी। जितना कि गेम्स के लिए है। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे तो लग रहा है कि आजकल प्रेशर ज़्यादा है पढ़ाई के लिए, और गेम्स के लिए है ही नहीं। हम्म, और ये मुझे बहुत ही दुखद एक चीज़ लगती है, जहाँ पे बच्चे, जब मैं देखता हूँ बच्चों को स्कूल्स में, मैं अक्सर जाता हूँ क्योंकि बहुत से हॉकी प्लेयर्स, अब मैं जो टीम चला रहा हूँ वहाँ से निकल कर आते हैं। हम्म, तो पढ़ाई के तरफ जो एक पुश है एकेडमिक्स की तरफ, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है हम्म, मेरे ख्याल से। अ, मैं आपको कह सकता हूँ कि लाइफ स्किल्स जो मुझे मिले हैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत हम्म, ज़िंदगी में अपने, वो मुझे स्पोर्ट्स से मिले हैं। वो हम्म, मुझे क्लासरूम में बैठकर किताबों में नहीं मिले। लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, हम्म, एक टीम एनवायरनमेंट में रह के ग्रो कैसे करना है, अपने टीममेट को सपोर्ट कैसे करना है, उसे आपको सपोर्ट कैसे करना है, हम्म, किसी चीज़ में एक्सेल करना क्या होता है, स्ट्रगल क्या होती है, सैक्रिफाइस क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है। हम्म, आप बहुत ज़्यादा थके हो, ठीक है, रात के 10 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, मगर आपको 6 बजे उठकर सवेरे प्रैक्टिस पे जाना है हम्म, और पूरे लगाव से, पूरे ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है। वो डिसिप्लिन जो है, वो आपको स्पोर्ट्स देती है। हम्म, मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या पूरे तरीके से भूल जाते हैं। अगर आप अपने अपने बच्चों को खिलाओगे, एक तो ऑफ कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हेल्थ वाइज वो एक हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी सिटीजन्स बनेंगे, हम्म, मगर जो लाइफ स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको स्पोर्ट्स से ही मिलेंगे। हम्म, और मैं अक्सर ये अब बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा, हम्म, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसके साथ डील करने का जो एक एक वेपन है, एक स्किल है, वो स्पोर्ट्स से ही मिलेगा आपको। तो प्लीज़ अपने बच्चों को खिलाइए आप। एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्हें मत पढ़ाई मत करवाइए या ऐसा कुछ भी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हम्म। मगर उनके खुद के पर्सनैलिटी के लिए, उनके खुद के ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ये तो मैं कहूँगा। सो विकास आपके घर में हॉकी का माहौल था जी। तो क्या उसने आपको वो प्रेशर से बचने में हेल्प की? देखिए, प्रेशर अलग तरीके का था। हमारे ऊपर प्रेशर ये था कि आप कितने अच्छे हॉकी प्लेयर बन सकते हो। आप ऑलरेडी एक ऐसे फैमिली में हो जहाँ पर ज़्यादातर जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो नेशनल्स तक खेल चुके हैं। हुँ, आप कितने आगे जा सकते हो? तो ये नहीं है कि प्रेशर नहीं था हम पर। प्रेशर था, वो अलग किस्म का प्रेशर था।
हमें क्लास का टॉपर नहीं बनना था, हमें इंजीनियरिंग में नहीं जाना था, हमें एक्सेल करना था किसी और चीज़ में। तो प्रेशर मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं था, वो भी एक अपने अपने तरीके का, अपने आप का एक प्रेशर होता है, जो दबाव था हम पर, मगर हम उसके लिए पूरे तरीके से तैयार थे क्योंकि वी लव्ड डूइंग व्हाट वी डिड। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए होती है कि किसी एक चीज़ को लेकर आपका लाइफ में पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, तब काम काम नहीं लगता। तो हमें कभी खेलते वक्त ऐसा लगा नहीं कि हम काम कर रहे हैं या कोई वर्क प्रेशर है। Or something extra we are. या वी लव्ड व्हाट वी डिड। हमें खेलना बेहद पसंद था। जितना मर्जी आप प्रैक्टिस करवा लो, जितना मर्जी आप ट्रेनिंग करवा लो, हम कभी उस चीज़ से डरे नहीं और वी एक्सेल्ड। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा था हॉकी या को लेकर के, आपके स्कूल से भी सपोर्ट। या What was the most difficult thing you faced when you were climbing, stairs for the hockey? या So या there must be something like that was very difficult for you. And how did you cope up with that? कंपटीशन, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मैं आपको बता नहीं सकता कि हॉकी में इंडिया के लिए खेलना एज ग्रुप में ही कितना मुश्किल है। हज़ारों लड़के और लड़कियां इस देश में हॉकी खेलते हैं, बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इस इस खेल का जो इतिहास है वो अनमैच्ड है। जितने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इस खेल ने हमें दिलाए हैं, कोई उसके आसपास भी नहीं है। तो इस खेल की जो एक लेगेसी है, वो किसी भी और खेल को सरपास करती है बाय अ वेरी बिग मार्जिन। मतलब नॉट इवन क्लोज, नोबडी इवन कम्स क्लोज। The competition in hockey, to be a hockey player in the men's or the women's team, is ruthless. It is cutthroat. It is so tough. हाल ही में, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पैडी अपटन जो टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट है, उनका एक बयान आया था कि क्रिकेट टीम में आपको एक एम एस धोनी या एक विराट कोहली मिलेंगे, हॉकी टीम में आपके पास 18 एम एस धोनी या विराट कोहली है। इन सब के पास उतनी मेंटल स्ट्रेंथ है और फिज़िकली कोई तुलना है ही नहीं। ये उनके शब्द है, जो उस टीम के साइकोलॉजिस्ट थे जो 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी हमारे लिए क्रिकेट में। तो इन्होंने दोनों टीमों को देखा है, जाना है, बात किया है हर प्लेयर से, और ये उनका बयान है कि कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों टीमों में और दोनों स्पोर्ट्स में। सो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जब मैं पहली बार कैंप में गया था, सिलेक्शन कैंप में, मैं बहुत पीछे था कंपटीशन से। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर मुझे इंडिया के लिए खेलना है और अपने ख्वाब को यकीन में तब्दील करना है, तो बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत डेडिकेशन, बहुत सैक्रिफाइस, तपस्या, अभ्यास, इन सब को इस सब का मिश्रण के होना पड़ेगा, तब जाके आप इंडिया खेल पाओगे, वरना it won't be possible. So that was really, really tough. So you have seen a very long journey as a hockey player Yeah. also, and still you're in Yeah. that. So what difference do you feel? Like 2006, like Yeah. almost 20 years. Yeah. So what difference you see? और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हॉकी का गेम तो पूरे तरीके से बदल चुका है, ऑनेस्टली। फिज़िकली प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फिट है, मेंटली प्लेयर्स टफर है, गेम बहुत तेज़ हो चुका है, टैक्टिकली हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि एज अ कंट्री 20 साल पहले इंडिया जहाँ थी, हम उससे बहुत बेहतर है। आज जो टीम्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ख़ास करके हमारी महिला टीम, वो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और दोनों ही टीमें वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 12 में आते हैं। दोनों बहुत ही सीरियस हॉकी प्लेइंग टीम्स हैं, ख़ास करके हमारे मेंस टीम, जिन्होंने अब बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं हमारे लिए। अब मैं जब 2004-2005 की हॉकी देखता हूँ, 20 साल पहले की, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं वो एक अलग गेम देख रहा हूँ। टोटली रूल्स में काफ़ी बदलाव आ चुका है। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्पोर्ट। उस स्पोर्ट के डिमांड्स भी बदल चुके हैं। सो डेफिनेटली द स्पोर्ट हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट। हर पहलू से अगर आप देखेंगे, ये खेल पूरे तरीके से बदल चुका है।
तो आपके लिए जैसे अगर या आपको फिर से खेलने का मौका मिले, या तो आपके लिए वो ईज़ी था या अब ईज़ी होगा? दोनों अलग चैलेंजेस है। हुँ, हुँ। हम अक्सर कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अ, कोई एक इंसान जो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हो, वो एक बहुत अच्छा कोच बनेगा। हुँ, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। हुँ, इनके इनके डिमांड्स अलग है। तो मैं कहूँगा कि मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा, मगर डेफिनेटली आई विल से आई वुड प्रेफर बीइंग अ प्लेयर। इट्स अमेजिंग टू बी विथ योर टीम, इट्स अमेजिंग टू बी विथ योर टीममेट्स। वो जो रिश्ते आप बनाते हो, जो रिलेशनशिप्स आप कायम करते हो, दैट्स फॉर लाइफ, वो ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। अ, जब आप टूर पे जाते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ जो आपके टीममेट्स हैं compete करते हो, कंपटीशन में जाते हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। वो इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान को कभी ना कभी उसका एक एक अवसर ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पे वो एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे इस हुँ, चीज़ को, कि एक टीम का हिस्सा होना ये कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। और ख़ास करके हाई लेवल स्पोर्ट में, जब आपको सच में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत ही एक खूबसूरत पहलू है। हर इंसान को उसका एक अनुभव होना चाहिए। सो इफ़ यू आस्क मी व्हाट वाज़ बेटर और व्हाट वाज़ मोर प्लेज़रेबल, तो डेफ़िनेटली एक खिलाड़ी होना और खेलना ये सबसे मज़ेदार चीज़ होती है। जब हम बड़े हो रहे या थे तो हमें बहुत कम गेम्स देखने को मिलते थे या टीवी पे। मोस्टली हमें जो जो न्यूज़ मिलती थी वो या न्यूज़पेपर से मिलती थी कि आज या हमारी टीम जीती है बिल्कुल। या उनका जैसा भी प्रदर्शन रहा है। अब टीवी पे बहुत ज़्यादा मैचेज़ आ रहे हैं, जी। डिफरेंट-डिफरेंट चैनल्स भी हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स। तो क्या उसे ध्यान में रखते हुए भी कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं? जी, बहुत ज़्यादा। टीवी और टीवी व्यूअरशिप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी लीग या स्पोर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। उसकी वजह ये है कि ब्रॉडकास्ट से जो रेवेन्यू मिलती है, वो किसी भी लीग, किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा एक चंक होता है रेवेन्यू का। तो ब्रॉडकास्ट वाले अक्सर ये डिक्टेट करते हैं, या फेडरेशंस जो लीग चलाते हैं, वो ये बात को समझते हैं कि हम इस स्पोर्ट को, इस लीग को टेलीविज़न फ्रेंडली कैसे बनाएँ? एक व्यूअर फ्रेंडली स्पोर्ट कैसे बनाएँ? हुँ। तो चाहे वो प्रो कबड्डी लीग हो या हॉकी इंडिया लीग हो या कोई भी और आईपीएल की बात कर लें आप, कई सारे ऐसे रूल्स बदले गए हैं और बदले जाएँगे आने वाले सालों में भी। ये आप देखेंगे कि ताकि ये व्यूअरशिप की बढ़ोतरी में ये हेल्प करे, हम ये रूल लेकर आएँगे या हम ये रूल बनाना चाहते हैं। तो ये तो हुआ ही है, बिल्कुल कोई शक है नहीं इस बात में कि टीवी व्यूअरशिप से बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। और अ, टीवी व्यूअरशिप किसी भी लीग को सस्टेनेबल बनाती है, क्योंकि अगर आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी, आप स्पॉन्सर से, एडवर्टाइज़र से पैसे ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। कोई ब्रॉडकास्टर अगर आपके लीग को दिखा रहा है, तो उसकी उसकी आपको एक फ़ी मिलती है, जो एक बहुत बड़ी फ़ी होती है। तो डेफ़िनेटली टू मेक एनी स्पोर्ट, एनी लीग टेलीविज़न फ्रेंडली, रूल्स आर ट्वीक्ड। तो आप एक कोच भी हैं। जी। तो बीइंग अ कोच या एंड बीइंग अ प्लेयर, या how different it is and how difficult it is. या बीइंग अ कोच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन बीइंग अ प्लेयर। बीइंग अ प्लेयर इज़ ईज़ियर, इट्स मोर एन्जॉयबल। क्योंकि एज़ अ प्लेयर आप वो करते हो जो कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी टीम में प्लेयर्स होते हैं। कोच कभी खेलते नहीं है, हुँ, कोच कांट गो एंड स्कोर अ गोल, यस। कोच बास्केट नहीं डाल सकते, कोच रेड पॉइंट्स नहीं लेके आ सकते, कोच सिक्सेस नहीं मार सकते, फोर्स नहीं मार सकते, दे कांट डू दैट। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना उनका काम होता है, एग्जीक्यूशन प्लेयर्स का काम होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि द मोस्ट एन्जॉयबल थिंग इज़ बीइंग अ प्लेयर। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड टू बी अ प्लेयर। जब हज़ारों लोग आपको देखने आते हैं, आपका नाम चैंट करते हैं, आप बच्चे आते हैं आपका ऑटोग्राफ लेने, न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीरें आती है, लोग आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं।
यू स्कोर द विनिंग गोल फॉर योर टीम, आप चैम्पियनशिप्स जीतते हो। वो जो एक फीलिंग होती है, वो जो एक भावना होती है, वो अमेजिंग होती है। कोचिंग इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, कोचिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। वो एक अलग चुनौती है अपने आप में। यहाँ पे आपको टीम को साथ रखना है, आपको प्लान करना है। प्लानिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कोचिंग। आपकी टीम जाना कहाँ चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, उसके एम्स क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है। 17-18 प्लेयरों को एक कॉमन एम की तरफ ले जाना एज अ टीम, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उन 17-18 प्लेयर्स के ईगो को संभालना, उन्हें एक साथ मैं रखना। आपसे ये पूछने वाली जी थी। जी जी, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। और आपने एक बहुत ही डिफरेंट एरा देखा है, जी एंड देन दिस एरा लाइक या मोस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे भी, या टीवी पे भी, न्यूज़पेपर्स पे भी, और वहाँ पे सोशल मीडिया का जो ईगो है इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल काइंड ऑफ ईगो. या So how you manage it? Because somebody is not very good on field, या but on social media he is a star. या So how do you manage that as a coach? मुझे इस बात को कहने में कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी है नहीं कि प्रोफ़ेशनलिज़्म इंडियन स्पोर्ट में अब ज़्यादा है। प्लेयर्स को बताया जाता है, हर टीम के साथ एक साइंटिफिक एडवाइज़र होता है, एसएनसी कोच होता है, फ़िज़ियो होता है, न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ा होता है, जो उन्हें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें से आप 2 घंटे, 3 घंटे ट्रेन करते हो, बाकी 20-21 घंटे आप क्या कर रहे हो? इस पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, मगर अभी आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, जो आपका ख़्याल रखता है। वो 20-21 घंटे आपको किस तरीके से बिताने चाहिए, आपको किस तरीके से रिकवरी करनी चाहिए, कितना सोना चाहिए आपको, क्या खाना चाहिए आपको, बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या आपको रूम पे रेस्ट लेना चाहिए, व्हेन शुड यू ट्रेन अगेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्रोफ़ेशनलिज़्म इंडियन स्पोर्ट्स में आने लगा है, कुछ स्पोर्ट्स में आ चुका है और कुछ स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल चुके हैं। बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीतना ये इत्तेफाक नहीं है। आप कुछ चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, इसीलिए आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये तुक्का नहीं है। हाई लेवल स्पोर्ट में आप एक आध मैच जीत सकते हो, मगर ओलंपिक्स में मेडल जीतना दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाक नहीं है। सो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म इज़ मच मोर इन इंडियन स्पोर्ट। कुछ चैलेंजेस ऑफ कोर्स आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यू हैव नेम्ड इट इज सोशल मीडिया। Yeah. मगर उसे आप उस चैलेंज को बाईपास कर सकते हैं रूल्स के साथ। फॉर एग्जांपल, टीम जब डिनर के लिए आती है 8 PM, ओके, 8 PM एवरीबॉडी हैज टू बी देयर, वी आर गोइंग टू हैव डिनर टुगेदर। डिनर के दौरान आप अपने फ़ोन्स को छू नहीं सकते। This is the rule. दिस इज़ द रूल। तो आप उस उस दौरान अपने टीममेट से बात कर रहे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, सम टीम्स हैव अ रूल जहाँ पे उनके फ़ोन्स ले लिए जाते हैं सो दैट देयर नाइट स्लीप इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। 10 o'clock, जब 10 बज गए, आपको जाना है टीम मैनेजर के रूम में अपने फ़ोन्स जमा करवाने हैं। Oh wow. वो आपको अगले दिन मिलेंगे। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, रियो ओलंपिक्स के पहले 6-7 महीने पहले पीवी सिंधु ने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से पूरे तरीके से इंटरैक्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने अपना फ़ोन अपने कोच के साथ जमा करवा दिया था। तो रूल्स के साथ, सैक्रिफाइसेस के साथ आप इन चैलेंजेस के ऊपर निकल सकते हो। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है महान बनना इतना आसान थोड़ी है. नहीं है। आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, या जो वुमेन इंडियन या क्रिकेट टीम है, दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, और वो सब महान हो गए या हिस्ट्री में. या तो महान बनना इतना आसान थोड़ी. उनकी सारी की आप स्टोरीज देखिए, दे या हैव वेरी डिफरेंट एंड आप डिफिकल्ट इंडियन स्टोरीज. विमेंस क्रिकेट का इतिहास देख लीजिए कि इससे पहले हमने कितना कुछ अचीव किया है, या क्या अचीव किया है, या क्या स्ट्रगल रही है हमारी। तो इट्स इट व्हाट दे डिड वाज अमेजिंग, रियली रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम। सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराना, जो
किसी इस बात को लेकर दो राय नहीं हो सकती, दे वर ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। मगर टू बिलीव इन योर सेल्फ, और जेमिमा रॉड्रिग्स ने जिस तरीके से वो इनिंग्स खेली वॉज जस्ट सेंसेशनल। मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में एक हॉकी प्लेयर हुआ करती थी, और बहुत अच्छी हॉकी प्लेयर थी वो, बॉम्बे से ही है। She's a very good singer also. She is really a multi-talented Yes. person, so it's not easy being the best in anything, let alone in sport. अगर किसी भी चीज़ में आप दुनिया में दी बेस्ट हो, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। आप में कुछ बात है, तब जाकर आप वहाँ पहुँचे हो, जहाँ पर पहुँचना आप डिज़र्व करते हो। It's not easy. Well, otherwise everybody would do it. We are talking about women achievers and Yeah. players. What is the situation of the women hockey players in Yeah. India? How they are growing? What kind of platform they are Yeah. getting? Yeah. चीज़ें आई एम हैप्पी टू से, मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, 20 साल पहले, 15 साल पहले तक भी जो सिचुएशन था या जो स्थिति थी, उससे आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। उससे आज हम एक बेहतर सिचुएशन में हैं। इंडियन हॉकी प्लेयर्स, वुमेन हॉकी प्लेयर्स ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आती है, ग्रामीण परिवारों से आती है। शहरों से आपको बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में कोई भी ऐसी खिलाड़ी होगी जो किसी शहर से आई हो। Reason? What is the reason? द रीज़न इज़ द पुश टुवर्ड्स एकेडमिक्स। आप कैसे compete करोगे एक ऐसे प्लेयर के साथ जो 7-8 घंटे दिन में ट्रेन कर रही है, वर्सेस अ प्लेयर जो 7-8 घंटे दिन में पढ़ाई कर रही है। कोई मैच नहीं है, कोई तुलना हो नहीं सकती इन दोनों में। That's also one of the reasons. The second reason is also कि opportunities ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, शहरों में ज़्यादा है। तो जब आपको एक प्लान बी मिल जाता है कि ठीक है यार, मेरा अगर स्पोर्ट्स में नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, या मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ, या ये कोर्स करके शायद मेरा कुछ हो जाए। मगर इंटीरियर इंडिया में उतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है ट्रेनिंग की, और जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स को जिस नज़रिए से देखते हो, वो आपके लिए एक आउटलेट है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए और उभरने के लिए। तो इसीलिए आपके ज़्यादातर चैम्पियंस अक्रॉस स्पोर्ट अगर आप देखेंगे, वो इंटीरियर इंडिया से, छोटे शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आते हैं। ये आपने बहुत सही कहा, बिकॉज जो भी स्टोरीज हम देखते हैं जी, किसी भी विनर की या किसी जी। भी महान खिलाड़ी की, दे ऑल आर फ्रॉम रूरल इंडिया. या I just shot a podcast with Vikas Kumar Yadav, या boxer. या You know him. यस, He's वेरी he वेल। he is the goat, या and I mean his story is so amazing. या और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज मेरे बच्चे हैं. या My daughter is in 8th grade, या and you won't believe they are already getting career counseling. या You know, या हमें फिर भी हम 10th में डिसाइड करते थे कि हमें साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या इंजीनियरिंग करनी या है या डॉक्टर बनना है. These kids are under pressure from grade 7th only. जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या इंटीरियर इंडिया से आते हैं, इनके पास ये ऑप्शंस मौजूद नहीं है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर खेल के ज़रिए मुझे अगर एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है या सरकारी नौकरी नहीं मिलती, या मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ज़िंदगी में जितनी कठिनाइयाँ हैं ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। तो जिस इंटेंसिटी से वो ट्रेन करते हैं, क्योंकि दिस और नथिंग, या तो ये है या तो कुछ नहीं है, तो उस मेंटालिटी को मैच कर पाना बेहद मुश्किल होता है शहरों से जो हमारे बच्चे निकल के आते हैं उनके लिए। क्योंकि उनके लिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बेहतर परिवार इन द सेंस फाइनेंशियली बेहतर स्थिति से वो आते हैं। तो एक फॉल बैक ऑप्शन हमेशा रहता है। मैं बाहर निकल जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड, वहाँ पे कोई कोर्स कर लूँगा, या बॉम्बे जैसे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी है नहीं, पूरा देश आता है यहाँ पर। दिल्ली जैसे शहरों में आप कुछ और कर सकते हैं, मगर
हरियाणा के या मणिपुर के या मिज़ोरम के एक बहुत इंटीरियर जगह से निकल कर आना, आपके पास एक ही स्किल है, आपका स्पोर्ट, स्पोर्ट्स। जिस तरीके से आप वो खेलते हैं। तो जब आपके पास सिर्फ एक ही प्लान है और कोई फॉल बैक ऑप्शन है नहीं, तो अ, उस इंसान का सक्सेस रेट काफ़ी काफ़ी हाई रहता है। ये मैं मानता हूँ हमेशा। सिद्धार्थ, या एज अ कोच, या any match which have been very difficult या for you, या please tell us about that, because हम या हमेशा win या lose देखते हैं, या what goes behind that we don't know, so I think you are the right person to tell us and show us the right picture of it. या आई थिंक वैसे तो कई सारे मैचेस हैं, मगर एक टूर्नामेंट में एक मैच था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो मैच मैं हारा हूँ एक्चुअली। मगर उस मैच से जो सीख मुझे मिली है वो इट हैज़ हेल्प मी इन माय लाइफ अ लॉट, और उस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ग्वालियर शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक टूर्नामेंट होती है जिसका नाम होता है सिंडिया गोल्ड कप। सिंडिया फैमिली के नाम पे वो टूर्नामेंट उसकी स्थापना हुई थी, और आज भी उन्हीं के नाम से वो लेगेसी आगे बढ़ रही है। तो मैं जो टीम को चलाता हूँ बॉम्बे में, हमें एंट्री मिली थी उस टूर्नामेंट में। दैट टूर्नामेंट इज़ बाय इनवाइट ओनली। वो इंडिया के सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट होता है, जहाँ पर आपको वो इनवाइट करते हैं कि आप अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं So इस जो टूर्नामेंट regional में। teams होते हैं उन्हें, इंडिया के सारे टॉप टीम्स, जो clubs होते हैं, जी, क्लब्स और डिपार्टमेंट्स okay, होते हैं, उन्हें टूर्नामेंट की जो कमेटी होती है वो इनवाइट करती है कि इस साल हमारे टूर्नामेंट में फलाना फलाना टीम आएंगी, और फिर ड्रॉज बनते हैं और फिर कंपटीशन होता है। तो वो जो सिलेक्शन होता है जी, वो क्या मेरिट के बेसिस पे होता है? 100% मेरिट के बेसिस पे होता है। हम्म, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर ग्वालियर में या कहीं और जो ए ग्रेड टूर्नामेंट जिसे ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स कहते हैं, सबसे बेहतरीन टीमें आएँ। हम्म, सबसे बेहतरीन टीमें आएंगी तो स्पॉन्सरशिप्स आएंगे, स्पॉन्सरशिप्स आएगी तब टूर्नामेंट वायबल होगा, तब आप वापस वापस उसे कर सकते हो क्योंकि आपकी प्रॉफिट बनेंगे। तो जिस टीम को हम चलाते हैं बॉम्बे में, उसे एंट्री मिली उस टूर्नामेंट में, जो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम जीतते चले गए और हम सेमीफाइनल्स पहुँचे। अब मेरे टीम में ज़्यादातर ऐसे बच्चे थे जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट पहली बार खेल रहे थे, पहली बार। उस लेवल की हॉकी पहली बार खेल रहे थे। हमारा मुकाबला सेमीफाइनल्स में इंडियन ऑयल के साथ हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 7 या 8 कम से कम ऐसे खिलाड़ी थे जो करंट इंडियन टीम में खेल रहे थे, ओलंपियंस खेल रहे थे, और इनफैक्ट वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जिस खिलाड़ी ने खिताब जीता था उस साल, वो भी खेल रहा था हाँ, उस मैच में। और मेंटली जिस तरीके से हम प्रिपेयर्ड थे उस मैच को खेलने के लिए, जिस तरीके से हमारी तैयारी थी, जो हमारे टैक्टिक्स थे, जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, वो काम कर गई। और हाफ टाइम पे हम 3-1 की लीड थी हमारे पास, वी वर लीडिंग बाय 3-1। क्योंकि हमारे सामने एक चैम्पियन टीम थी और चैम्पियंस थे, दे केम बैक इनटू द मैच एंड द मैच एंडेड 4-all। 8 गोल हुए उस मैच में, 4 उनकी तरफ से, 4 हमारी तरफ से। अनफॉर्चुनेटली हम पेनल्टी शूटआउट में हारे उनसे। मगर जिस तरीके से हम खेले उस मैच में अगेंस्ट अ टीम फुल ऑफ स्टार्स, और हमारी टीम की तो शुरुआत थी, वो शुरुआती दिन थे, कई खिलाड़ियों के करियर की शुरुआत हो रही थी वहाँ से। मगर ये बताता है आपको कि अगर आप निडर होके, अभय होके, जज्बे के साथ खेले या किसी भी चैलेंज को टेक ऑन करे। सिद्धार्थ, आपने पहले ही बताया कि आपको कभी कोई जी, प्रेशर नहीं था जी, एकेडमिक्स का, और जो ज़्यादा प्रेशर था वो हॉकी का था। जी, लेकिन कभी तो ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जब आपको लगा कि आपने अंडर परफॉर्म किया अपने एकेडमिक्स में, जी, जी, और जी। बिल्कुल आया था वो। इनफैक्ट मेरे आँखों के सामने है वो अ, पूरा जो चित्र था वहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक वो ठीक से समझ नहीं आया ये ऐसा हुआ क्यों। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। एक फ़ेज़ आया था जब मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आए थे,
और तब पहली बार मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत ही गंभीर तरीके से एक स्टांस लिया था कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, आपको बेहतर करना होगा, और अगर आप बेहतर नहीं कर सकते अपने एकेडमिक्स में तो वी विल हैव टू कट डाउन ऑन योर स्पोर्ट्स, इट डजंट वर्क दिस वे। अब तक हमने कुछ नहीं कहा है क्योंकि आपके एकेडमिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, यू आर डूइंग वेल, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, इट्स ओके, मगर इस तरीके के ग्रेड्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, यू हैव टू डू बेटर। इनफैक्ट मेरे पिताजी ने मेरे कोच को फ़ोन किया था और कहा था कि ऐसी ऐसी बात है और हम खुश नहीं हैं जिस तरीके के मार्क्स आए हैं सिद्धार्थ के, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो नहीं खेल पाएंगे। तो मेरे कोच ने सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स को, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के बाद मुझसे बात की और कहा उन्होंने मुझसे कि आपके पिताजी का फ़ोन आया था मुझे और उन्होंने ये बात कही और मैं पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ उन्हें। अगर आपके ग्रेड्स में सुधार नहीं दिखा आने वाले टाइम में तो आपको मैं टीम में नहीं रखूँगा। तो आपके लिए ये एक शॉक जैसा है बिकॉज़ हमेशा तो आपको सपोर्ट था। जी, जी, जी। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि अगर एकेडमिक्स में नंबर्स कम आ गए तो जी। इतना भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं पेरेंट्स? नहीं, नहीं, मैं बहुत खुश था कि अब बहुत खुश हूँ कि ऐसा किया गया मेरे साथ, हुँ, हुँ। क्योंकि इट इट केप्ट मी ऑन माय टोज़, यू नो, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं तो करने हैं। तो वो बहुत ज़रूरी था उस वक़्त करना। तो अभी जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि ऐसा हुआ मेरे साथ। इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं अपने कोच की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, वरना कुछ ऐसे कोचेज़ होते थे जो कह सकते थे कि इट्स ओके, यू आर प्लेइंग रियली वेल, हू केयर्स, यू नो, दिस इज़ गोइंग टू बी योर करियर, एकेडमिक्स डज़न्ट मैटर। मगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा कि नहीं, नहीं, एकेडमिक्स बेहद ज़रूरी है और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उस पर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दैट हैपेंड एक्चुअली। आप एक कोच हैं जी, और आपके भी एक कोच थे। जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? बहुत फ़र्क है, मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया बदल चुकी है। मैं 2004 में मैं स्कूल पास आउट कर गया, 2009 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। It's just a completely different world right now. There is no exposure to social media. Uh, जितना एक्सपोजर टेलीविज़न और इंटरनेट पर था वो काफ़ी कम था उस वक्त। अभी तो पूरे तरीके से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। इट्स अ स्मार्टफोन। हुँ, हुँ, हुँ। ही कैन वॉच द लेटेस्ट हाइलाइट्स फ्रॉम लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो या, रोनाल्डो, या। या यू नेम इट। द अदर वन इज़ ऑल्सो, आई थिंक, बाउंड्रीज जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि आप एक प्लेयर से, बच्चे से किस तरीके से बर्ताव कर सकते हो, उससे क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता, वो आई थिंक ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब के दिनों में। बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा-सा माइंडफुल रहना पड़ता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो उस हुँ। बच्चे से। व्हाट्स योर अप्रोच? व्हाट्स योर अप्रोच, आप क्या कह रहे हो उससे, और किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो कुछ सिचुएशंस को। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी है। बट हमारे टाइम पे भी एकेडमिक्स में भी हमारे टीचर हुँ। दे यूज्ड टू से एनीथिंग। उनको कुछ भी नहीं होता था कि ये बच्चा ये सुन के आगे बढ़ेगा या बैठ जाने वाला है। तो आई थिंक सेम अप्रोच गोज़ एज़ अ कोच आल्सो, राइट? कि आप क्या बोल रहे हो? यू नो, ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना पुश हमें डिसिप्लिन की तरफ किया जाता था, जब हम, या जब मैं खेल रहा था, जब मैं प्लेयर था, अ, उतना हार्ड पुश अभी कोचेस नहीं दे पा रहे हैं। जिसके वजह से अ, आप कह सकते हैं एक ड्रॉबैक हुँ, है वो। अ, बच्चों में उस तरीके का डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस मैं नहीं देख रहा हूँ हुँ। जो मैं देखा करता था। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक बर्निंग एम्बिशन
एक ख्वाब जो हम देखा करते थे कि कम वॉट में मुझे लाइफ में ये अचीव करना है तो करना है, वो एक बर्निंग एम्बिशन मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहा है, या काफ़ी कम बच्चों में मैं वो देख पा रहा हूँ कि यार ये बच्चा सच में इंडिया खेलना चाहता है। कम वॉट में यही उसकी ज़िंदगी है। आ, उसका प्राइमरी रीज़न, जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। आ, और जो है हार्ड डिसिप्लिन हुआ करता था 10 से 15 साल पहले तक, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। सिद्धार्थ, आजकल सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत है, जी। टीवी पे एक्सपोजर बहुत है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ये लाइमलाइट और इस चकाचौंध को देख करके भी आ रहे हैं इस गेम्स में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसका एक ड्रॉबैक भी है, सोशल मीडिया और टेलीविज़न तो इतना मैं नहीं कहूँगा, मगर सोशल मीडिया का ख़ास करके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। 15-20 साल पहले अगर आपको एक स्टार बनना है स्पोर्ट्स में ख़ास करके, तो स्टार बनने के पैमाने जो हुआ करते थे वो एक-एक करके टूटते जा रहे हैं। अ, आज आप अगर वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो, ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हो, आप फिर भी सोशल मीडिया पर स्टार हो। हुँ। आपके लाइक्स मिलियंस में हैं, आपके फॉलोअर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हैं। और कई सारे लोग हैं सोशल मीडिया में जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, मगर अगर आप उनकी सोशल मीडिया पर देखोगे, आप बोलोगे यार इसकी फॉलोइंग क्यों नहीं है, इनके लाइक्स क्यों नहीं है, बट दे आर ओलंपिक मेडलिस्ट। और जो आज सोशल मीडिया पर स्टार बन चुके हैं, हम आई एम नोबडी टू जज, बट कंपैरेटिवली अचीवमेंट्स में अगर आप देखोगे, दे आर नोबडीज। सो यू नो व्हाट सिद्धार्थ, डियर वॉइस या वाज एक बहुत ही छोटी-सी कोशिश थी, जो रियल अचीवर्स हैं ना, या उनकी स्टोरी बाहर राइट, लाने की। राइट, तो आपसे ये बात सुन राइट। कर के ऐसा लग रहा है कि चलो मैंने कुछ तो सही करने की कोशिश नहीं, करी नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक अजीब-सी दुनिया हमने कायम की हुई है, जो पता नहीं हम किस दिशा में निकल पड़े हैं। हुँ। मगर जो, जैसा कि आपने कहा, रियल अचीवर्स या रियल विनर्स है लाइफ में, एक्सीलेंस के पैमाने जो हुआ करते थे, स्टार बनने के जो यस। क्राइटेरियाज़ हुआ करते थे, ठीक है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, दे आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू। मगर आज विदाउट बीइंग द बेस्ट एट व्हाट यू डू, यू कैन स्टिल बी अ स्टार स्टार ऑन यस, सोशल यस, यस, मीडिया। यस। तो ये एक बहुत ही एक डाइकोटमी कह सकते हैं आप, या एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन में हम फंसे गए, हुँ, हुँ। जहाँ पर बिना मेहनत किए, बिना सालों साल उस तपस्या अभ्यास के, आप फिर भी स्टार बन सकते हो। हुँ। तो मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, मगर ठीक है। आज लोगों के आइडल्स जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अ, हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे आइडल्स सचिन तेंदुलकर थे, हमारे आइडल्स कोई और थे, हमारे लिए धनराज एक्चुअली कोहली थे। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही अलग था, राइट? इन्फ्लुएंसर्स तो थे, इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ही अलग था, यू आर हाँ, राइट। वी वर एग्ज़ैक्टली। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरी डिफरेंट पीपल। हुँ, सो इट्स वी आर क्रिएटिंग अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, या एक पैरेलल वर्ल्ड हुँ। आप कह सकते हैं। तो लेट्स सी वेयर वी गो फ्रॉम हियर, बट या उसके उसके ड्रॉबैक्स भी है, उसके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी है, बट लेट्स सी 10 साल में हम कहाँ, इस दुनिया में जहाँ पे हमने अब एक एक पहल की है या एक कदम बढ़ाए है इसकी तरफ, लेट्स सी 10 साल में हम कहाँ पहुँचते हैं। हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, मुझे बहुत वक़्त लगा है जी। अपने आप को एज़ अ इन्फ्लुएंसर, या जो आज का टर्म है, या उस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए। मैं बोलती थी कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, जी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग। या फॉर मी इन्फ्लुएंसर मीन्स समबडी हू इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव राइट। impact on राइट। society and all. So it took me a really long time to या accept that fact कि okay, if you're selling या something on social media, या you are an influencer. या Anyways, सिद्धार्थ, आप हैदराबाद तूफान के या डायरेक्टर भी हैं यस। और हम सोशल मीडिया की बात कर या रहे हैं, तो जब आप सेलेक्टर्स होते होंगे, बट आपकी भी एक बहुत ही अहम भूमिका होती होगी उसमें,
जी एज अ बिल्कुल। डायरेक्टर? आई लव माई जॉब, आई लव माई रोल। आई एम थैंकफुल हैदराबाद तूफान्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके टीम का टीम डायरेक्टर बनूं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाऊं, लोगों को हेड हंट करूं रोल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट वाज अमेजिंग, यू नो, ऑक्शन स्ट्रेटजी बनाना, प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, या ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करना उन प्लेयर्स के सिलेक्शन में, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, चीफ कोच को सिलेक्ट करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करना बेसिकली। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ स्टिल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बी इन दिस पोजीशन। तो बहुत सारे हॉकी के क्लब्स हम्म। होंगे और बहुत सारे चैनल्स पे आजकल जी। कई तरह के गेम्स आते हैं। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे और आप एक डायरेक्टर है या एक बहुत ही अच्छी टीम की, या हैदराबाद तूफान की। तो क्या आप पे कभी ऐसा प्रेशर आता है कि नहीं नहीं इस खिलाड़ी का सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो हमें उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ता है? थैंकफुली अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जिस दिन ऐसा होगा आई विल रिज़ाइन, because that is not the द role that I क्राइटेरिया। see for myself. For me, there is only one criteria on which a player should be selected. Is he the best in that position? That's it. There should be no other criteria for selection. उसके बाद डेफिनेटली आप देख सकते हो कि उस प्लेयर का डिसिप्लिन कैसा है, क्या वो टीम कल्चर में जेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह, यू नो, अपने टीममेट्स के साथ उनका बर्ताव कैसा है, किस तरीके से वो कोप कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, how is he responding to training, and so on and so forth. All that comes later. But the first criteria has to be, does he deserve to be in that position or no? On merit, 100%. क्योंकि हम हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट में हैं, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट इज़ रूथलेस। अगर आपने एक प्लेयर को लिया है हु इज़ नॉट वेल सूटेड टू बी इन दैट पोजीशन, ऑपोजिशन टीम्स देखने वाली है कि यार इन्होंने इस प्लेयर को लिया है, वो उस पोजीशन में कोप नहीं कर पा रहा है या वो खेल नहीं पा रहा है, दे विल बीट यू फ्रॉम देयर, ही विल बी फाउंड आउट। छिपने की कोई जगह नहीं है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट में। आपको 2 मिनट में ऑपोजिशन टीम्स पता लगा लेंगी कि यार ये कमज़ोर कड़ी है इस टीम में और इन्हें यहीं से तोड़ो। सो it's tough, you know, and this is, I'm sure teams do it, but luckily my organization has not. सो आपने एक प्लेयर की तरह खेला है, आप कोच भी हैं Yeah, और अब yeah, जो आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है yeah, डायरेक्टरशिप yeah. की, तो क्या आपका जो हिस्ट्री रहा है इसमें हेल्प करता है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इंडियन हॉकी मेरे खून में है, यू नो, सो हर एक प्लेयर को जानना, उनके बैकग्राउंड को जानना, उनके साथ रिलेशनशिप रखना, मेरे एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है इंडियन हॉकी में, मेरे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स जो है इंडियन हॉकी में, इट हेल्प्स मी बिग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आज जानना है कि फ़लाना प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है, आई नो एग्जैक्टली हु टू कॉल। एक फ़ोन पर मुझे पता लग जाएगा कि वो प्लेयर कहाँ है, किस तरीके से ट्रेन कर रहा है, क्या कर रहा है अपने लाइफ के साथ, वगैरह वगैरह। इट्स वेरी इजी टू गेट फीडबैक। दैट हैज़ ओनली बिन पॉसिबल क्योंकि मेरा जो करियर था एज अ प्लेयर, उस दौरान मैंने जो रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते बनाए, जो दुनिया देखी, जिस तरीके से मैंने इस इकोसिस्टम को समझा, वो उसी वजह से पॉसिबल हुआ है। तो सिद्धार्थ, जैसे क्रिकेट है, हम्म। कहीं न कहीं उस पे पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देते हैं। हॉकी हो या या फुटबॉल हो, इट्स या लाइक अ टीम या गेम। तो क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स की ईगो बीच में आ रही है और आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया है? हाउ डू यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? या वैसे तो टीम फॉर्मेशन के टाइम पर, जब टीम आप बना रहे होते हो, तब आप इस बात का ख्याल करते हो कि आप ऐसे प्लेयर्स को ले टीम में जिनके ईगोस फ्रजाइल ना हो, हुँ। यू नो, जो टीम के साथ
एक साथ चले आगे। तो इस तरीके का टीम कल्चर अगर आप बनाते हो या फॉर्म करते हो तो आपको ज़्यादातर इस तरीके की दिक्कतें नहीं पेश आती है। अ, कुछ टीम बनाने वाले जो लोग होते हैं दूसरे टीमों में, वो शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि टीम कल्चर कितना बड़ा एस्पेक्ट है। तब जाकर आपको दिक्कतें होती है जहाँ पर प्लेयर्स की आपस में नहीं बनती, प्लेयर्स एक दूसरे को पास नहीं देते, आंखों में आंख मिलाकर बात नहीं करते, साथ नहीं बैठना चाहते, वगैरह वगैरह, जो हम अक्सर सुनते हैं। दूसरे स्पोर्ट्स में भी होता है, टीम स्पोर्ट्स में बहुत ही आम बात है ये। लकीली जिस तरीके का इंसान तो नहीं कहूँगा, मगर जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ कि जब आप टीम बना रहे हो तब आप एक ऐसे कल्चर की स्थापना करें कि आपको आगे चल के इस चीज़ से आप बचे रहे, जहाँ पे विद इन द टीम इन फाइटिंग है, ग्रुपिज्म है, गुट बन चुके हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि फिर आपको आपके दुश्मनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम अंदर से ही टूटने लगेगी और कुछ टाइम में पूरे तरीके से बिखर जाएगी। तो जब आप टीम बनाते हो, ऐसे प्लेयर्स को आप साथ लो या ऐसे प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लीजिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ना कि एक दूसरे को काटे या एक दूसरे नीचे को दिखाने। नीचा दिखाए। या हमारे देश में हॉकी का इतिहास जो है बहुत ही महान रहा है, लेकिन जितनी तवज्जो उसे मिलनी चाहिए जी शायद नहीं मिली है। जी तो क्या हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्या जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रहे हैं या गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं, जी क्या क्या आपको कभी उनसे इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि व्हाई वी आर नॉट गिवन द सेम इम्पोर्टेंस व्हिच इज़ गिवन टू अदर या प्लेयर्स, गेम प्लेयर्स आल्सो? जी बिल्कुल, ये बहुत सुनने में मिलता है, सिर्फ हॉकी से ही नहीं मगर बाकी खेलों में भी जब मैं उन खिलाड़ियों से भी इंटरैक्ट करता हूँ, तो ये एक विषय है जिस पर बहुत बात होती है कि क्यों ये हमें तवज्जो नहीं मिल रही जो क्रिकेट और क्रिकेट प्लेयर्स को मिलती है। अ, उनकी कंप्लेन या उनका जो ये एक डिससैटिस्फैक्शन है, ये क्रिकेटर्स के प्रति नहीं है। हम सब खुश हैं कि उन्हें वो लाइमलाइट मिल रही है, उन्हें वो पैसे मिल रहे हैं, उन्हें वो शोहरत मिल रही है, जो वो डिज़र्व करते हैं। शिकायत इस बात की है कि वो लाइमलाइट उसी काम को करने के बावजूद अपने देश को रिप्रेजेंट, हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्यों हमें वो लाइमलाइट, वो शोहरत, अखबार के पन्नों में उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है? तो शिकायत उस पर है, इस बात को लेकर नहीं है कि क्रिकेट को क्यों मिल रहा है या उन्हें क्यों मिल रहा है। वो डिज़र्व करते हैं, उन्हें वो मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, मगर आप हमारे अचीवमेंट्स को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो शिकायत इस बात को लेकर है और ज़्यादातर ये शिकायत जो है मीडिया की तरफ डायरेक्टेड है कि मीडिया क्यों हमें उस तरीके का स्पेस नहीं दे रहा है या हम पर उस तरीके की तवज्जो या ध्यान नहीं है उनका जो क्रिकेट की तरफ है। तो इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट मोर देन टूवर्ड्स क्रिकेटर्स themselves. Nobody has a complaint against Sachin or Anybody. Virat or MS Dhoni getting the Yes. limelight or money that they get. Yeah. They deserve it. They should get it. But the complaint is more as to why नीरज चोपड़ा को आप तब लाइमलाइट देते हो या आप तब स्पॉन्सरशिप देते हो, पैसे तब देते हो जब वो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। पहले कहाँ थे आप? हाँ। यू नो पेरिस में जब नीरज चोपड़ा बने, तब जाकर दुनिया ने या इनिशियल इंडिया ने, सपोर्ट। जो सबसे ज़रूरी होता है, वहीं पर एथलीट टूटते हैं कि जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, तब कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जब वो अचीव कर लेते हैं, तब सपोर्ट आता है। तब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अचीव कर चुके कर हैं। चुके हैं। दे आर डूइंग देयर ओन पीआर एंड डूइंग देयर एवरीथिंग। ओन पीआर, दे आर स्टार्स, दे आर सुपरस्टार्स। उन्हें आपकी अब ज़रूरत नहीं है, मगर यू वांट टू जंप ऑन दैट बैंडवैगन। Maybe it's vice versa. Now media needs their attention. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली तो आप उस बैंडवैगन पे अब आना चाहते हो कि यार वो जीत चुका है, मैं उसके साथ शायद रहूँगा, मेरे भी दो तस्वीरें कहीं छप जाएंगी, मुझे भी 2 मिनट की लाइमलाइट मिल जाएंगी।
इसके बावजूद कि हम अगला नीरज चोपड़ा ढूंढे और रिसोर्सेज वहाँ डाले, in finding the next one, we are giving all our resources to the person I who's already achieved. recently some Indian player did very good in javelin also. Yeah, there Have are you so many of seen them. in There are any so news many ever? of them. Yes. In fact, even in the women's Yeah. javelin, Yes. Anu Rani है, वो Asian Games gold medalist है. Hmm. Uh, but we should be finding the next Anu Rani. She has already become an Asian Games Yes. gold medalist. She has done very well for herself. तो हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, ना कि जो लोग अचीव कर चुके हैं उन्हें और सपोर्ट दे. ये मेरे ख्याल से एक गलत अप्रोच है. तो अब क्लब कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया Yeah. है हॉकी के लिए भी, दूसरे गेम्स के लिए भी। तो क्या ये कहीं न कहीं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं उसको Yeah. इम्पैक्ट करता है? जी नहीं, इनफैक्ट मेरा ये नज़रिया है कि ये हेल्प करता है. अ, इ- इसलिए क्योंकि हर प्लेयर इंडिया नहीं खेल सकता. सो व्हाट्स नेक्स्ट, उसका एस्पिरेशन या एम्बिशन जो है, उसे आप कैसे बनाए रखते हैं. क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हर प्लेयर जो है वो जल्दी पीक नहीं करते. कुछ प्लेयर्स को समय लगता है पीक करने में, ब्लूम करने में. तब तक आप उनका कैसे ख्याल रखेंगे? आप उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं सस्टेन के करने के लिए। सस्टेन करने के लिए अपने करियर्स को? इस चीज़ के लिए लीग्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली वायबल बनाती है आपका खेलना, आपका स्पोर्ट्स में बने रहना, ताकि आपका प्लेयर पूल बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, आपकी नेशनल टीम स्ट्रॉन्गर होती है. आज इंडिया T20 में 3 उतने ही स्ट्रॉन्ग टीम्स फील्ड कर सकती है. इसकी वजह IPL है. हॉकी इज़ द सेम, कबड्डी इज़ द सेम. प्रो कबड्डी लीग की वजह से न जाने कितने स्टार्स बने हैं जो शायद ना बन पाते, क्योंकि वो इंडिया कभी नहीं खेल पाते. हॉकी इज़ द सेम, फुटबॉल इज़ द सेम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक अच्छी सस्टेनेबल लीग हर स्पोर्ट में होना बेहद ज़रूरी है. ये मेरा नज़रिया है. सो आई थिंक द कंट्री डज बेटर व्हेन यू हैव अ गुड लीग. मुझे लगा कि ये सवाल आपसे इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे जी. पाएगा। ज़्यादा फ्रेंचाइजीज होने चाहिए, ज़्यादा क्लब्स होने चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. न जाने कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं इंडिया में जो आज उनका एम्बिशन है कि मैं IPL खेलूं, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है कि शायद वो इंडिया ना खेल पाए, मगर IPL में पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, पैसे बन रहे हैं, आप करियर बना सकते हैं वहाँ पर खेल कर. सो व्हाई नॉट. सिद्धार्थ, आपने हॉकी को बहुत ही क्लोजली देखा है, आपने एक्चुअली हॉकी जिया है जी. एज अ प्लेयर, एज अ कोच, नाउ एज अ टीम डायरेक्टर। अगर हॉकी में कोई रिफॉर्म लाना हो तो वो क्या होगा? जी, 2 चीज़ें हैं जिस पर मैं काम देखना चाहूँगा, सारे स्पोर्ट्स में, सिर्फ हॉकी में ही नहीं. जो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्पोर्ट्स या हमारे खेल और हमारे एथलीट्स वहाँ नहीं है जहाँ वो पहुँच सकते हैं या जहाँ हम जा सकते हैं. एक है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स. मेरे ख्याल से हमें उनकी सख्त ज़रूरत है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो दे हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फेडरेशंस के लिए, कि 10 साल में हमें कहाँ होना चाहिए, 15 साल में, 20 साल में हमें कहाँ होना चाहिए, वो रोड मैप क्या है, वो पाथवे क्या है. वो कम्प्लीटली लैकिंग है अक्रॉस द बोर्ड. आप स्पोर्ट्स की बात कर ले, बहुत कम फेडरेशंस है जिन्होंने CEO लेवल पे किसी को अपॉइंट किया है जो प्रोफेशनली उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, कॉर्पोरेटाइज करे, मोनेटाइज करे और प्रॉफिटेबल बनाए. ये बेहद ज़रूरी होता है. अ, दूसरी बात जो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हम बहुत कम स्पोर्ट्स में, ना के बराबर आप कह ले, वर्ल्ड क्लास कोचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. जब तक आपके कोचेस, जब तक आपके टीचर्स वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एथलीट्स जाके वर्ल्ड बेस्ट के अगेंस्ट compete करें? उनकी तैयारी ही उस लेवल की नहीं होगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो जाकर जीतेंगे, मेडल्स लाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे? क्योंकि वो जिनके अगेंस्ट compete कर रहे हैं, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वो गैप जो है आपको कवर करना ही होगा. एक आपके जितने जितने फेडरेशंस हैं, जितने आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उन्हें आपको प्रोफेशनली रन करना होगा, और दूसरा है आपके एथलीट्स जो है उन्हें आपको वर्ल्ड क्लास कोचिंग देनी होगी। अ, एक साधारण सी बात मैं आपको बता देता हूँ, कितने न जाने कितने हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अचीव किया है या जीता है। आप उनके कोचेस देख लीजिए, आधे इंडियंस और आधे फ्रॉम अब्रॉड। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके का योगदान रहा है बाहर के कोचेस का इस देश के एथलीट्स को उस मकाम पर ले जाने के लिए जहाँ पर वो जाना डिज़र्व करते हैं। सो दीज आर टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू चेंज। वन इज़ आई would want to see a better class of sports administrators, and I would like to see world class coaches in India in every sport at every age group. So when we talk typically about hockey, Yeah. what is the one thing where this game is lacking? Yeah, I think the one thing in which hockey is lacking is, I think, again, to go back to what I was saying, is I think हमारे domestic hockey का जो structure होना चाहिए वो उस प्रकार का नहीं है जैसे दूसरे देशों में है। जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कैलेंडर बनता है वगैरह वगैरह, और वो वहाँ पर हमें बेहतर करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो वही है जो मैंने अभी अभी कहा आपसे, कि हॉकी में भी हमें वर्ल्ड क्लास कोचेस की ज़रूरत है, इंडियन वर्ल्ड क्लास कोचेस की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने स्पोर्ट में हमें वर्ल्ड क्लास कोचेस प्रोड्यूस करने होंगे। उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए, आपके नतीजे जो है वो पूरे तरीके से बदले हुए नज़र आएंगे। Next year we have a world competition Yeah. of hockey. Do you think our team is ready? 100%, 100% मुझे यकीन तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप 100% किसी चीज़ के बारे में कह नहीं सकते। मगर मैं कह सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम का प्रदर्शन अगले साल के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ, आप एक कमेंटेटर भी हैं और आप प्रो कबड्डी से बहुत ही क्लोजली जुड़े जी, हुए जी, हैं। जी। तो जब आप कमेंट्री करते हैं, आप प्लेयर रहे हैं, कोच राइट। रहे हैं और कमेंटर भी, तो हाउ डिफरेंट इट इज टू सिट देयर एंड बिकॉज कबड्डी इज लाइक वेरी क्विक, वेरी क्विक। 6 से 7 सेकंड के अंदर यू हैव टू टेल द स्टोरी। या हाउ डू यू मैनेज दैट? जी, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 मेरा पहला सीज़न था प्रो कबड्डी लीग में। और बहुत मज़ा आया। इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्स को मैंने कवर किया था अ, उन स्पोर्ट्स की तुलना में बहुत ही अलग स्पोर्ट है कबड्डी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही फास्ट पेस्ड स्पोर्ट है। अ, और इस स्पोर्ट में आपको ज़्यादातर एक्शन को कॉल करना है। कहानियाँ बताने का या प्लेयर्स का बैकग्राउंड देने के लिए आपको उतना समय नहीं मिलता, क्योंकि स्पोर्ट उतना फास्ट है। उस पेस से मुझे एडजस्ट करना पड़ा। थोड़ा समय लगा, बट एक बार उस स्पोर्ट की जो जो टोन है, जो स्पीड है, उससे एक बार आप वाकिफ़ हो जाए तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। मगर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उस स्पोर्ट को कवर करके, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कवरिंग सीज़न 12 ऑफ द प्रो कबड्डी लीग एज़ वेल। So I was there for a kabaddi match. Yeah. I was invited to give them, the prize Oh, nice. in Pune. It was long back, I think 2017. Okay. I had won Mrs. India and I was Yeah. invited there. Yeah. I was invited by Bengal team, Okay, Bengal Warriors. Bengal Warriors. Oh my God. Mm. Oh, I actually saw the players flying in the air Yeah. like Superman. Oh, what a experience. इट्स एन अमेजिंग गेम। उसमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक्सप्लोसिव पावर की ज़रूरत है। यू नीड स्किल, यू नीड टू थिंक क्विक, यू नीड टू बी ऑन, यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट, आप कह सकते हो। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट, इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। इंजरीज के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसीलिए कबड्डी प्लेयर्स का जो करियर स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ध्यान से खेलना पड़ता है उन्हें बहुत ज़्यादा। And every year you have many injuries, unfortunately, some very serious as well.
So it's a very, very fast-paced sport. It's a very challenging sport, कबड्डी. It's amazing to watch, of course. इसीलिए उसकी व्यूअरशिप इतनी हाई है. बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा हाई है. मगर हाँ, बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस स्पोर्ट का और इस लीग का इस देश में. सिद्धार्थ, अभी आप हैदराबाद तूफान के Yeah. डायरेक्टर हैं और अभी कुछ दिनों में कोई मैच टूर्नामेंट होने वाला जी. है। कैन यू टेल अस मोर अबाउट दैट? जी, हॉकी इंडिया लीग सीज़न 2 बस इस साल जनवरी में बस शुरुआत होने वाली है उसकी. और 8 टीम्स मेंस में, 4 टीम्स वुमेन्स में compete करते हैं हॉकी इंडिया लीग में. पिछले साल फर्स्ट सीज़न था. हॉकी इंडिया लीग शुरुआत हुई थी उनकी उस लीग की. ये पहली बार नहीं है कि हॉकी इंडिया लीग हो रही है, मगर एक ब्रेक आया था उस लीग में. उसके बाद कोविड आ गया तो वो ब्रेक एक्सटेंड हो गया. मगर आखिरकार लास्ट ईयर ये लीग रीवैम्प्ड लीग फिर से लॉन्च हुई. सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस देश में एक और लीग शुरू हुई है हॉकी खास करके, जो एक इतना लोकप्रिय स्पोर्ट है हमारे देश में. उस स्पोर्ट में एक लीग स्टार्ट हुई है. बहुत टफ कंपटीशन होता है. वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं इस लीग में खेलने, जो हमारे प्लेयर्स के साथ मिलकर इन 8 टीम्स में और 4 वुमेन्स टीम्स में compete करते हैं. So it's really amazing. I invite you to come watch the आई वुड sport. लव टू। We would love to have you. And to the viewers as well, please watch this sport. You will definitely fall in love with it because it is so fast paced, it is so full of skill. And the legacy that we have in this sport is quite unmatched. सिद्धार्थ, आप ग्राउंड पे भी रहे हैं, Yeah. बॉक्स के पीछे भी रहे हैं, Yeah. एज अ कोच, एज अ डायरेक्टर। आपसे बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस किए Yeah. जाते होंगे, बट कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे, लेकिन कभी आपसे कोई नहीं पूछता है? इंडिया हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल कभी जीतेगा? प्लीज Uh, रिप्लाई। yeah, I hope in the next 15 years. In the next 15 years, I hope we are going to win a gold medal in hockey. The last time India won a gold medal in hockey was 1980. व्हाई 15 इयर्स? क्योंकि समय लगता है, इतना आसान नहीं होता. हम एक ऐसी राह पर निकले हैं कि हो सकता है कि हम अगले ओलंपिक्स में जीत जाए. इसीलिए नेक्स्ट ओलंपिक्स को आने में अभी 3 साल है. 2028 में अगला ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजलिस में. 2028 लॉस एंजलिस. 2032 वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, दैट्स वेयर द नेक्स्ट ओलंपिक्स इज. 2036 वी डोंट नो. अभी तक किसी देश ने, किसी शहर ने उस बिड को जीता नहीं है. एंड 2040 ऑल्सो ऑब्वियसली वी डोंट नो. 2036 एंड 2040 का पता चलेगा आने वाले सालों में कि कौन सा देश और कौन सा शहर होस्ट करेगा ओलंपिक्स को. मगर नेक्स्ट 2 ओलंपिक साइकिल्स में आई होप कि हम कम से कम फाइनल खेले. एंड देन इफ यू विन अ गोल्ड मेडल दैट्स अमेजिंग. बट इन द नेक्स्ट 4 ओलंपिक साइकिल्स विच इज़ 15 years from now to 2040, I hope we win a gold. I I'm hope we win a gold surprised to medal. hear that because it's like change of the generation, Yeah, right? yes. So what, like, as a nation, Yeah. from the government side, what we can do to reduce that duration? देखिए, सच्चाई ये है कि पिछले 2 ओलंपिक्स में हॉकी में हम सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं. और दोनों ओलंपिक्स में बदकिस्मती से हम सेमीफाइनल्स हारे. बेल्जियम से हम हारे टोक्यो में. बेल्जियम ओलंपिक चैम्पियन बन गई जाकर, फाइनल्स जीत लिया उन्होंने. पिछले ओलंपिक्स में हम जर्मनी से हारे एक बेहद करीबी मुकाबले में. वी वर वेरी क्लोज. सो वी आर गेटिंग क्लोजर. दोनों ओलंपिक्स में मेडल आए हमारे. 1980 के बाद पहली बार हॉकी में हमें मेडल आया टोक्यो में 2021 में, 41 years later. अगेन अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल ज़रूर हारे, मगर हम मेडल के साथ वापस लौटे. स्पेन को हमने हराया ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पेरिस में, और हम फिर से दोबारा ब्रॉन्ज मेडल के साथ लौटे. सेमीफाइनल्स का जो मुकाबला था वो बेहद करीबी मुकाबला था. वो हम भी जीत सकते थे, मगर हम नहीं जीत पाए. उम्मीद है
कि हम वापस टॉप 4 में पहुँचे और सेमीफाइनल्स को जीत ले, फिर फाइनल हम पहुँचे, जो एक कदम हम बढ़ाएंगे फिर उस गोल्ड की ओर। जो सपोर्ट, जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना आए, वो सबसे अहम चीज़ है। जो प्रोसेस, जो सिस्टम बना हुआ है, चल रहा है, उसे हम चलने दें। उसमें किसी तरीके की हम बाधा या हस्तक्षेप किसी तरीके की या डिस्टर्बेंस ना हो। तो आई होप इन द नेक्स्ट 2 और 3 ओलंपिक साइकिल्स एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमें हाथ लगेगा। सिद्धार्थ, आपसे हम्म, हॉकी के बारे में और आपकी लाइफ के बारे या में जान करके बहुत अच्छा लगा और मैंने कोशिश की है जी कि हॉकी को ना थोड़ा नज़दीक से देखा जी जाए, जी जी क्योंकि आपने एक प्लेयर की तरह भी खेला है और राइट हॉकी के हर एस्पेक्ट से आप राइट वाकिफ़ हैं। राइट तो आई होप कि मैंने वो एस्पेक्ट्स जो है, जो छुपे हुई चीज़ें हैं, वो बाहर ला पाई हूँ। बिल्कुल। कहना होगा मुझे, आनंद आ गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आपसे बात करके, खेल के बारे में, हॉकी के बारे में, अपने जीवन के बारे में और उनके अलग अलग पहलू के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का, और आपसे बात करने का, आपके टीम से मिलने का। बहुत-बहुत सो थैंक धन्यवाद। यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, थैंक Siddharth. यू। You came here and we had really, really nice आई time. होप सो, Thank आई you. होप सो। थैंक यू, Thank you. थैंक यू।